अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लिगामेंट। उसके अलावा इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो हमारा पीछे रह गया था, और स्पाइनल कर्व्स हैं। जो ये नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें इंजरी और एजिंग का इफेक्ट बताया गया है डिस्क के ऊपर। अब डिस्क जो सी है वो हमें पता है वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, उसके अंदर पंपिंग एक्शन है जिसकी वजह से अपनी न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है हेल्थ को मेंटेन रखता है। अब जब भी कोई इंजरी होगी या एजिंग की वजह से उसके अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस आएंगी, और उस डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से क्या होगा कि उसकी जो शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगी। सेकेंडली, L5 एंड द S1 जो हमारे पास पार्ट है और सेगमेंट है वर्टिब्रा का, वहाँ पे हमारे पास डीजेनरेटिव चेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास L5 और S1 में जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं वो कॉमन, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्सपीरियंस होती हैं, तो उस वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे डीजेनरेटिव जो चेंजेस हैं वो बहुत कॉमन है। ये पीछे हम लोगों ने पढ़ा था एंग्लूटेशन और साइज वाले में। उसके अलावा यहाँ पे ये है कि जब ये चेंजेस आती हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो फ्लूइड कंटेंट है जिसका, वो आस्ता आस्ता जो है वो डिमिनिश की तरफ जाता है, वो कम होने लग जाता है। अब जैसे हम गिरियाट्रिक डिस्क में देखें, गिरियाट्रिक डिस्क हमारे पास वो डिस्क होती है जो कि एज रिलेटेड डीजेनरेटिव चेंजेस जिसके अंदर आती हैं। तो अगर हम वो देखें तो हमारे पास जो फ्लूइड कंटेंट है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 35% लेस हो चुका होता है। अब जैसे ये डीजेनरेटिव चेंजेस आएँगी तो उसकी जो फ़ंक्शन है, जो उसका शॉक अब्ज़ॉर्बिंग कैपेसिटी है वो भी अफ़ेक्ट होगी, और जब ये चीज़ें अफ़ेक्ट होगी तो उसकी जो मूवमेंट है वो भी एबनॉर्मल होगी। वर्टिब्रा की जो आपस में जैसे वर्टिब्रा हैं, जिसकी वज़ह से कंप्रेशन, टेंसाइल और जो शियर लोड जो उनके ऊपर पड़ रहा है, वो क्या होगा कि वो ज़्यादा अज़्यूम करेंगे। मेन इसकी ये शॉक अब्ज़ॉर्बिंग कैपेसिटी जब आपके पास उसकी कम होगी, वो सही तरह से अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा कि आपको जो टेंसाइल लोड है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा एज़ कम्पेयर टू द मीन दैट इज़ अगर वो आपकी हेल्दी हो। ये सेम वही अप्लाई होता है फिज़िक्स, जैसे कि कार में हम देखें कि जैसे हम रिक्शे में बैठे तो ऊपर-नीचे इंसान बहुत ज़्यादा होता है, एक-एक चीज़ उसको महसूस होती है, एक-एक खड्डा महसूस होता है। जबकि एक प्रॉपर लग्ज़री कार में बैठे तो वहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें इतनी नहीं महसूस होती, क्योंकि वहाँ पे शॉक अब्ज़ॉर्बर्स जो हैं वो लगे होते हैं। अच्छा, उसकी सेकंड चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है कि जब इतना ज़्यादा वो लोड मीन जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा लोड अगर वो बेयर करेगा, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो फैसेट जॉइंट है और जो उसके जो फैसेट जॉइंट, उसके अलावा जो उसके कैप्सुलर पैटर्न है वहाँ पे भी लोड ज़्यादा पड़ेगा, और वहाँ पे भी एडवर्स इफेक्ट होगा, वो चीज़ें भी इफेक्ट होंगी। सेकंड चीज़ क्या होगी कि जब वाटर कंटेंट इसके अंदर कम होगा तो स्पाइन जो कॉलम है उसकी हाइट भी इफेक्ट होगी। अब हाइट अफ़ेक्ट होगी तो क्या होगा कि आपकी जो स्पाइनल कॉलम की हाइट जो सी है वो अफ़ेक्ट होगी, डीजेनरेटिव चेंजेस आने लग जाएँगे स्पाइन के स्ट्रक्चर्स में, जिसकी वज़ह से जो लोड अंदर, वही चीज़ इन्होंने सेम बताई हुई है यहाँ पे। अच्छा, अलग एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि अब आपकी हाइट कम हो रही है, आपके लोड ऊपर पड़ रहा है, तो इस वज़ह से आपका पोस्चर भी चेंज होगा, और ये हम ओल्डर एडल्ट्स में देखते हैं उनका पोस्चर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ना लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा होता है, तो वो उस लोड को कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं, ख़ास पोज़ीशन जो होती है उसको मेंटेन रखते हैं, और जब वो पोज़ीशन मेंटेन किए रखते हैं, तो वो लोड पड़ता रहता है, और एट द एंड जो है वो उनकी एक नॉर्मल पोज़ीशन बन जाती है, जैसे कि बेंडिंग फॉरवर्ड, फ्लेक्शन में जो होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास कर्व्स होते हैं, हमारे लोडोटिक कर्व्स होते हैं, जो ये कर्व जो हैं ये भी अफ़ेक्ट होंगे। जब ये अफ़ेक्ट होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है हमें पे पेन वगैरह भी होगा, क्योंकि हमारी वेट बेरिंग जो कैपेसिटी होती है नंबर की, वो बहुत अफ़ेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आगे कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं जो कि फैक्टर्स अफ़ेक्ट करते हैं हमारे पास डिस्क की हेल्थ को, जिसमें एक्यूट डिस्क इंजरी आ जाती है। कोई भी आपको डिस्क इंजरी हुई है उसकी वजह से एक्यूट और क्रॉनिक आपस में डिफरेंस होता है। एक्यूट होता है मीन इनका डिफरेंस ना ऑनसेट पे डिपेंड करता है कि इनका स्टार्टिंग क्या था। अब एक्यूट इंजरी वो होती है जो अभी आपको रिसेंटली हुई हो, जैसे 24 आवर्स के अंदर अंदर जो सी आए वो आपकी एक्यूट बन जाती है, और जो क्रॉनिक होती है वो होती है कि जो आपकी लॉन्ग टर्म हो। अब उसके बाद एक्सेसिव मैकेनिकल ओवरलोडिंग, जैसे कि घर का काम वगैरह करना, सामान वगैरह घसीटना, और ये जो सारे काम हैं, या फिर बाहर भी कोई ऐसे काम करना जिसमें आप हैवी चीज़ के लिफ्ट कर रहे हैं और प्रॉपर लिफ्टिंग मैकेनिज़्म भी नहीं फ़ॉलो किया जा रहा है, अपनी बैक से आप उठा रहे हैं, ना कि आप बैठ के अपनी लेग्स को इस्तेमाल करके उठा रहे हैं। जो एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होता है उस वजह से भी डिस्क की हेल्थ अफ़ेक्ट होती है। डायबिटीज़ की वजह से अफ़ेक्ट होती है। हैबिचुअल स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो और आप हैबिचुअल स्मोकिंग मतलब कि रोज़ाना रूटीन में आपकी होती है। उसके अलावा अगर वाइब्रेशन से एक्सपोज़र कुछ कार्स में भी आ जाता है कि अगर कार्स में शॉक अब्ज़ॉर्बर नहीं है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाइक वगैरह इस्तेमाल करें और बाइक जो है वो आप हिली एरिया में लेके जा रहे हो, ऊपर नीचे, उससे वो जो लगता है उस वजह से आपकी डिस्क जो है वो काफ़ी हद तक अफ़ेक्टेड होती है।
उसके अलावा ये चीज़ें सारी डिस्क की न्यूट्रिशन को अफेक्ट करती है और फिर डिस्क जो सी है वो डिजेनरेटिव चेंजेस और फिर डिजेनरेटिव चेंजेस या फिर वैसे ही उनके अंदर इंजरी आ जाए तो उसकी वजह से डिस्क की हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। एक्सरसाइज जो सी प्रॉपर ये चाहिए जिसकी वजह से एक्सरसाइज एक प्रॉपर इफेक्ट क्रिएट करती है डिस्क की हेल्थ के ऊपर और इसलिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। डिस्क की हेल्थ के लिए भी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड वाली फ्रिक्वेंसी वाली एक्सरसाइज इसके लिए डिस्क के लिए रिकमेंड की जाती है। वो एक्सरसाइज जो होती हैं वो डिस्क के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। अगला जो अगला जो टॉपिक है वो है लिगामेंट का। अब लिगामेंट यहाँ पे स्पाइन के क्यों इम्पोर्टेंट है, स्पाइन क्या किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी जॉइंट में लिगामेंट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये स्टेबलाइज करते हैं मूवमेंट्स को, एक्सेसिव मूवमेंट्स को रोकते हैं, हाइपरटेंशन हाइपरफ्लेक्शन जो है उनको लिमिट करते हैं। और कुछ और इसमें स्पाइन में हमारे पास एक लिगामेंट होता है जिसको हम हम पढ़ेंगे, इट्स द मेजर लिगामेंट, लिगामेंट फ्लेवन उसको कहा जाता है। और वो जो है वो डिस्क के ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करता है ताकि जो है उसकी शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी मेंटेन रहे। वो हम थोड़ा बहुत आगे जाके देखेंगे। अगर अब यहाँ पे हमारे पास ये है कि ये वर्टिब्रा की इंटीरियर साइड है और ये वर्टिब्रा की पोस्टीरियर साइड है जहाँ पे प्रोसेसेस वगैरह है। अब जो वर्टिब्रा की जो एंटीरियर साइड होती है वहाँ पे हमारे पास एक लिगामेंट लाई करता है और उस हम लिगामेंट को बोलते हैं एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट इसको कहा जाता है। अब इसी के फ्रंट में आगे करके अगर हमारे पास जो लिगामेंट होता है जो कि यहाँ पे लाई करता है और इन वर्टिब्रा में इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। एंटीरियर जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है, एंटीरियर वन पावरफुल होता है जो कि पोस्टीरियर है वो वीकर होता है। इनका काम बस यही होता है कि इन दोनों ये वर्टिब्रा बॉडी को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखते हैं। यहाँ पे इंटीरियर भी एंड द पोस्टीरियर वन, ये पोस्टीरियर वन आ रहा है एंड दिस इज द एंटीरियर वन। अब थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्पाइन हमारे पास ये स्पाइनस प्रोसेसेस आ जाते हैं, ठीक है, वर्टिब्रा के थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्पाइन। अब इन स्पाइनस प्रोसेसेस को जो कि लिगामेंट ज्वाइन कर रहा है, ये जैसे ये है यहाँ से लेके यहाँ आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ पे आ रहा है, ये जो लिगामेंट है इसको हम बोलते हैं सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट। और इसको सर्वाइकल रीजन में कहा जाता है लिगामेंटम न्यूचेस को बोला जाता है या फिर लिगामेंट ऑफ द नेक भी इसको बोला जाता है। अब स्पाइन के जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं जैसे कि ये, अब इनके दरमियान में लिगामेंट जो कि इन्हें ज्वाइन कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट उसको बोला जाता है। इसके अलावा हमारे पास जितने भी पार्ट्स हैं स्पाइन के, जैसे स्पाइनल प्रोसेस है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है, इनके बीच में ये लिगामेंट होते हैं। ट्रांसवर्स को तो बता दिया, जो स्पाइनल प्रोसेस है उसमें इंटर स्पाइनस लिगामेंट जो है वो लाई करते हैं। इसके अलावा भी लिगामेंट्स हैं। अब स्पाइनस प्रोसेस का हमने पढ़ा कि सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट होता है और एक और लिगामेंट में इंटर स्पाइनस लिगामेंट। अब ये जो इंटर का मतलब इसका मतलब होता है बिटवीन, किसी चीज़ के बिटवीन, तो स्पाइनस मतलब कि स्पाइन के बिटवीन, इंटर स्पाइनस मतलब कि स्पाइन के बिटवीन। अब यहाँ पे ये क्या है कि ये हमारे पास ये जो स्पाइन प्रोसेसेस है ना, इनके दरमियान में जो लिगामेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्पाइनस लिगामेंट। और ये जो सुप्रास्पाइनस लिगामेंट होता है ये क्या हमारे पास कि ये स्पाइन प्रोसेसेस है, उसके फ्रंट से एक और स्पाइन में जाना, फिर दूसरे स्पाइन पे जाना, फिर तीसरे स्पाइन, और ये हमारे पास है सुप्रा। इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट हम लोग ने पहले ही देख लिया था कि ट्रांसफर प्रोसेस के दरमियान में यही है, वो ये इंटर मीन ट्रांसफर प्रोसेस के दरमियान में। उसके बाद हमारे पास एक और आ जाता है लिगामेंटा फ्लेवा, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, वह ये आ जाता है लिगामेंटा फ्लेवा। अब हमारे पास जो लैमिना है ना, यहाँ पे ये हमारे पास लैमिना है, ठीक है, यहाँ पे ये आपको लैमिना शो है। अब ये लैमिना जो है अब ऐसा लिगामेंट जो कि लैमिना को आपस में ज्वाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं लिगामेंटम फ्लेवा। और ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास लिगामेंट है क्योंकि ये प्री स्ट्रेस जो है उसको क्रिएट करता है ऑन द डिस्क। यहाँ पे डिटेल बताइए कि लिगामेंटम फ्लेवन जो है वो लैमिना ऑफ द जिसम वर्टिब्रा के बिटवीन में लाई करता है, उनको कनेक्ट करता है। अब हमारे पास जो स्पाइनल लिगामेंट है ना वो मोस्टली जो है वो कोलेजन फाइबर से बने हुए होते हैं, ठीक है। मीन उनकी जो उनकी जो स्ट्रेचिंग वाली एबिलिटी है वो बिल्कुल मिनिमाइज है, मीन किसी हद तक उन्हें मेंटेन किया जाता है। इस वजह से वो बहुत सारे जो एग्रेसिव मूवमेंट्स होती हैं उनको रोकते हैं। लेकिन अगर हम लिगामेंटम फ्लेवन की बात कीजिए तो इसकी जो कंपोजिशन है उसमें इलास्टिक फाइबर्स बहुत ज़्यादा है। अब इलास्टिक फाइबर्स वहाँ पे होंगे तो उसका मतलब ये है कि जो इसकी स्ट्रेच वाली है वो एबिलिटी वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि लेंथनिंग की तरफ जाएगा जब इसको स्ट्रेच किया जाएगा और ये इजीली स्ट्रेच भी हो जाएगा। जैसे कि जब स्पाइन फ्लेक्शन में जाता है तब हमारे पास ये जो लिगामेंट है, ये जो ये जो लिगामेंट है ये स्ट्रेच की तरफ जाता है और जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो ये शॉर्टन हो जाता है, तो इसके अंदर इलास्टिक फाइबर होने का ये फ़ायदा है। उसके अलावा जो लिगामेंटम फ्लेवन है ना, वो अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन में भी हैं, ठीक है, जिसमें आपके प्रॉपर इस कर्व्स वगैरह हैं, तो उन कर्व्स को मेंटेन रखना और डिस्क को अलाउ करना कि वो शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करे,
उसके लिए भी ये इसमें हमेशा एक टेंशन रहती है। लिगामेंटम फ्लैवियम के अंदर एक टेंशन रहती है। टेंशन का मतलब ये कि वो थोड़ा बहुत स्ट्रेच इस तरह रहता ही है, ताकि एक एनाटॉमिकल पोजीशन में प्रॉपर आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन जो है वो मेंटेन हो। और जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन में होते हैं, उस टाइम जो आपके नॉर्मल कर्व्स हो रहे होते हैं, जो शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, वो भी यही मेंटेन रखता है अपने अंदर टेंशन को रखने की वजह से। अब इसी टेंशन की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क के ऊपर कांस्टेंट कंप्रेशन पड़ी होती है, जो कि उसकी शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है उसको भी मेंटेन करती है। और इस जो चीज़ है, ये जो हमारे पास टेंशन की वजह से जो स्ट्रेस पड़ा और इंटरवर्टिब्रल डिस्क के ऊपर, इसको हम बोलते हैं प्री स्ट्रेस। और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क है, उसकी जो शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, उसको मेंटेन रखता है। अब अगर हम सर्वाइकल की बात की जाए, तो सर्वाइकल में हमारे पास इस तरह कर्व्ड बनना होता है, यानी तकरीबन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, कर्व है, हमारे पास फ्लेक्शन का होना लाजमी है। अब देखा जाए कि सर्वाइकल स्पाइन में जो हमारे पास एक कर्व है, ये जो रेस्टिंग फ्लेक्शन जिसको हम बोल रहे हैं, इसको भी प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए लिगामेंटम फ्लैवियम के अंदर जो टेंशन है वो क्रिएट रहती है। तो ये मैकेनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए थ्रू आउट द स्पाइन। अब जो स्पाइनल लिगामेंट होते हैं, ऑल बिहेव इन अ विस्कोइलास्टिक फैशन, स्ट्रेचिंग इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेन इन अ नॉन लीनियर टाइम डिपेंडेंट फैशन। और ये कहने कि जितने भी लिगामेंट्स हैं ना, कि हमारे पास एक विस्कोइलास्टिक फैशन में जो है वो काम करते हैं। विस्कोइलास्टिक फैशन का मतलब ये है कि जब आपका इनका कोई स्ट्रेन पड़ता है तो ये स्ट्रेच हो जाते हैं, और ये नॉन लीनियरली होते हैं। ठीक है, जिस तरह का स्ट्रेच पड़ रहा है, जिस तरह का स्ट्रेन है, ये वैसे ही आप अपने आप को स्ट्रेच करेंगे। और टाइम के लिहाज से, टाइम डिपेंडेंट फैशन के लिहाज से मतलब ये है कि टाइम अकॉर्डिंग टू द टाइम का यहाँ पे ये आ जाता है कि जिस तरह का ऊपर कंप्रेशन पड़ रहा है, उस लिहाज से वो अपने आप को जो है वो स्ट्रेच करेंगे, अवर एक्टिविटी को रोकेंगे, एग्रेसिव मूवमेंट जो है उसको रोकेंगे, और ताकि हमारे पास फर्स्ट जॉइंट की कोई इंजरी वगैरह ना हो। तो ये स्पाइनल लिगामेंट्स का होना हमारे पास ये इंपॉर्टेंस है कि वो क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ थी। साइड पे यहाँ पे ब्लॉक में हमारे पास पर लिगामेंट फ्लैवियम के बताया हुआ कि येलो लिगामेंट होता है, लेमिना को जोड़ता है, और अपनी इलास्टिसिटी वजह से ये दूसरे वर्टिब्रा के जो लिगामेंट्स है उससे डिस्टिंग्विश है, और ये चीज़ इसकी एक मेन इंपॉर्टेंट है। प्री स्ट्रेस वही है जो आपका स्ट्रेस पड़ता है स्पाइन के ऊपर, ठीक है, जो कि आपके इसी जो रेस्टिंग लिगामेंट है उनकी टेंशन जब क्रिएट होती है और वो प्रॉपर स्पाइन की पोजीशन को मेंटेन करते हैं, उस दौरान जो स्ट्रेस पड़ा होता है स्पाइन के ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास प्री स्ट्रेस है। आप लोग याद रखना है कि हमारे पास स्ट्रेस स्पाइन में पड़ता ही है, वही स्ट्रेस वाले इंपॉर्टेंट होता है उसके पंपिंग एक्शन के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसकी शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के लिए। अगला जो पैराग्राफ है वो है स्पाइनल कर्व्स के बारे में। स्पाइनल कर्व्स क्यों होती हैं? हमें पता है शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर ऐड करती हैं, चांस ऑफ इंजरी जो है उसको रिड्यूस करती है। अब हमारे पास नॉर्मली 4 कर्व्स होते हैं, हमें पता है सर्वाइकल में कर्व आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये कनकेव है, ठीक है, ये कनकेव बना है, और ये यहाँ पे थोरेसिक में कर्व आता है, ठीक है, और ये भी हमारे पास कनकेव है। उसके बाद लंबर में कर्व आता है, और ये यहाँ से कनकेव है। असल में जो सर्वाइकल है और जो लंबर है, यहाँ पे ये जो कर्व हमारे पास बन रहे हैं, ये कनकेव है, और ये कनकेव पोस्टीरियरली है। लेकिन जो थोरेसिक में है और जो सैक्रल वाले हैं, वहाँ पे जो हमारे पास कर्व बन रहे हैं वो हमारे पास कनकेव है, और वो एंटीरियरली कनकेव है। यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे जो एक और मेन चीज़ है वो ये है कि हमारे पास एक प्राइमरी कर्व होते हैं, एक हमारे पास होते हैं सेकेंडरी स्पाइनल कर्व। जो आपके पास प्राइमरी कर्व है ना, वो आपने याद रखने के वो बाय बर्थ प्रेजेंट है, यानी जब बर्थ होती है उस दौरान वो प्रेजेंट होते हैं बेबी के अंदर, और वो जो है वो कनकेव होते हैं एंटीरियरली, और वो उन कर्व्स को हम बोलते हैं थोरेसिक कर्व, एंड द सैक्रल जो कर्व्स होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। सेकेंडली जो हमारे पास कर्व है वो सेकेंडरी स्पाइनल कर्व्स हैं, ये हमारे पास बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होते। ये जैसे-जैसे बच्चा ग्रो करता है उसके साथ ये हमारे पास ग्रो करते हैं, उसके साथ-साथ ये बनते हैं। जैसे ही अब बच्चा उसने वो कहते हैं ना सर उठाना शुरू किया, तो उस दौरान उसकी सर्वाइकल जो कर्व है वो बनेगा। फिर जब उसने चलना स्टार्ट किया तो उस दौरान उसका जो है वो लंबर कर्व बनेगा। तो प्रॉपर यहाँ पे एक एज भी बताया हुआ है कि लंबर स्पाइन तकरीबन हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ होती है बिटवीन द एज ऑफ द 7 टू द 17 में जो है वो हमारे पास उसकी एक प्रॉपर एज है जिसमें हमारे पास लंबर स्पाइन जो है वो अपनी ज़्यादा कर्वेचर की तरफ जाती है। इनका उसका होना लाज़मी है, और बाय जैसे-जैसे ग्रोथ की जाती है उस दौरान इनका बनना भी लाज़मी है। 2 कर्व्स के बनते हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कर्व्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं हेरिडिटी, मतलब कि आपके जीन जेनेटिक मेकअप पे, पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, कोई आपको कोई ऐसी आपको कोई इन्फेक्शन है या कुछ भी ऐसा हो गया है जिसकी वजह से आपके ये कर्व्स हैं वो आपके फेरिड हो सकते हैं। इंडिविजुअल मेंटल स्टेट की वजह से भी हो सकते हैं, एंड द मेंटल स्टेट का यहाँ पे से कहा गया है जो इस वजह से, क्योंकि कुछ जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं उन्होंने एक खास पोजीशन मेंटेन की होती है, अगर वो उस पोजीशन में ही रहें तो वो उनके कर्व्स प्रॉपर नहीं बनते। कुछ होते हैं वो अपना सर नहीं उठा पाते या लेट उठाते हैं, तो वो प्रॉपर जो एज है कर्व्स की वो नहीं होती, और जिस एज में बनने होते हैं वो नहीं बनते, और जब वो बाद में बनते हैं तो वो उस तरह मैकेनिकली इतने इफेक्टिव नहीं होते। अच्छा, उसके बाद जैसे सीबी चाइल्ड वगैरह इसमें आ जाते हैं। उसके बाद जो फोर्सेस हैं
टू विच द स्पाइन इज़ हैबिचुअली सब्जेक्टेड। यहाँ पे कोई भी ऐसी फोर्स जो आपके ऊपर लग रही है, स्पाइन के ऊपर लग रही है, और वो आपके कर्व जो है उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका आ जाता है, जैसे आप कोई आपका काम ऐसे कंप्यूटर वर्कर्स जैसे होते हैं, कंप्यूटर पे जिनका काम होता है, उनका जो बॉडी पोस्चर होता है वो हमेशा ये होता है कि उन्होंने बैठ के काम करना होता है और बिल्कुल आगे की तरफ हो के, और अगर उन्हें फोकस करना होता है तो वो आगे की तरफ बिल्कुल अपनी नेक आगे की तरफ प्रोट्रूड की हुई होती है, जिस वजह से उनका जो सा पीछे हम बनता है, स्पाइन का कर्व खराब होता है। उसके अलावा उसके साथ उनकी लंबर का खराब होता है बैठ के। तो ये सारी चीज़ें कि स्पाइन जो कर्व्स हैं वो बस खराब होते हैं अगर आप एक ही पोजीशन को ज़्यादा टाइम के लिए रखोगे, तो इसीलिए हम कहते हैं एक्सरसाइज जो सी है वो भी इफेक्टिव है, और आप एक ही पोजीशन में रहोगे तो तब भी आपके स्पाइन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। मीन ये चेंज हो सकती हैं, अब इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही स्ट्रेट हो जाए। कुछ की बाय बर्थ ऐसे होती हैं जिनकी बहुत कम कर्व होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जैसे इस पिक्चर में बताया हुआ है बिल्कुल, कि वो बिल्कुल फुली डेवलप नहीं हुआ, कि ये फुली डेवलप नहीं हुआ इस बच्चे को, ये देखें पीछे से कर्व इतना नहीं बन रहा। अच्छा, उसके अलावा कुछ हमारे पास कंडीशन होती है वो जो आ जाती हैं अगर कर्व सही तरह से ना बने। इनेबल द स्पाइन टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ, ये बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। अच्छा, अब हमारे पास लॉर्डोसिस होती है। लॉर्डोसिस जो है ना वो कर्व हम कहते हैं, वैसे लंबर कर्व इसको लिया जाता है, सर्वाइकल नहीं इसमें आता है, इसमें लंबर कर्व ही ज़्यादा लिया जाता है। मीन जब आपका लंबर कर्व ज़्यादा एक्सेजरेट हो जाता है तो हम उसको लॉर्डोसिस ही बोल रहे होते हैं। इसमें ये होता है कि आपकी ना जो स्पाइन है वो ज़्यादा ही अंदर की तरफ चली जाती है, ज़्यादा ही डीप जो है वो चली जाती है अंदर की तरफ। दूसरा हमारे पास अगला जो सा है वो आ जाता है काइफोटिक, और जो काइफोसिस आ जाता है। अब ये जो काइफोसिस वाला हमारे पास कर्व है, ये जो काइफोसिस वाला कर्व है, ये हमारे पास थोरेसिक से रिलेटेड है, कि अगर थोरेसिक स्पाइन में कोई मसला आ रहा है तो उसमें कहेंगे कि काइफोसिस जो है वो उसको डेवलप हुआ है। और एक हमारे पास होता है स्क्योलोसिस, जो कि अगले पेज पे है। अब आ जाते हैं लॉर्डोसिस में। लॉर्डोसिस में हमारे पास कौन से फैक्टर है, ये बाय बर्थ भी प्रेजेंट होता है, कुछ का ऐसे होता है, और जो मेन रीज़न है वो उसका यही है कि हमारे पास एब्डोमिनल मसल्स वीक होते हैं, क्योंकि उसमें एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के साथ पेशेंट हुआ होता है। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट का मतलब ये होता है कि उसके जो बैक मसल्स है ना वो बहुत टाइट हैं, और जो सामने एब्डोमिनल के मसल्स हैं वो वीक है, जिससे जो कर्व है वो बहुत अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो लोअर बैक जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा आर्क बन जाती है, ऐसे बहुत ज़्यादा आर्क उसकी होती है, कम होनी चाहिए लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा आर्क होती है, क्योंकि ये जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं ये वीक होते हैं, और जो बैक मसल्स होते हैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये एक चीज़ इसकी थी। उसके अलावा कुछ आपकी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ आपके स्पोर्ट्स हैं जो कि ये चीज़ें कॉज करते हैं। और अच्छा हाँ, ये कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, बाय बर्थ भी हो सकता है, कुछ आपके पोस्चर्स की वजह से कि आप अपना ऐसा पोस्चर मेंटेन रखते हैं पूरे दिन में, इस वजह से भी हो सकता है। और अगर आप स्पोर्ट्स में ओवर ट्रेनिंग करें, जैसे कि ऐसे स्पोर्ट जो कि नंबर हाइपर एक्सटेंशन जो से वो कॉज करती हैं, जिनमें चाहिए तो जैसे जिमनास्टिक फिगर्स होगी, ठीक है, स्केटिंग होगी। आपको पता है जेवलिन थ्रोइंग होते हैं कि आप रॉड होता है उसको ऐसे ऐसे जो फेंकते हैं, पिक्चर में नज़र आ रहा है। अच्छा, थ्रोइंग, उसके बाद मेरे पास है स्विमिंग, द बटरफ्लाई स्ट्रोक। ये स्विमिंग का एक होता है जिसमें आप प्रॉपर स्विमिंग इस तरह करते हो, उसमें आपको हाइपर एक्सटेंशन चाहिए होती है। ये स्विमिंग का एक फेज़ है। अच्छा, उसके अलावा ये नॉर्मल जो स्विमिंग है ये उसका नहीं है, ये स्विमिंग स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं स्विमिंग वाले, ये उनमें है। अच्छा, अब हमारे पास जो लोटोसिस है वो हमारे पास एक कंप्रेशन स्ट्रेस क्रिएट करती है ऑन द पोस्टर एलिमेंट ऑफ द स्पाइन को, जिसकी वजह से जो लोटोसिस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और लोअर बैक पेन भी इस वजह से जो है वो डेवलप होता है। बहुत सारे लोगों को लोअर बैक पेन के इशू होते हैं, और फिर उन्हें ब्रिज एक्सरसाइज देते हैं जिसकी वजह से उनकी जो एब्डोमिनल के मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, ताकि उनकी जो ये अगर ब्रिज ज़्यादा हुआ है, अगर उनकी लोटोसिस ज़्यादा हुई है तो वो कम हो जाए। अच्छा, अब ओबेसिटी भी जो है इसमें बहुत ही अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि वो रेंज ऑफ द जो मोशन ऑफ द स्पाइन है उसको अफेक्ट करती है। ओबेसिटी की वजह से ना पेशेंट हमेशा अपने आप को ना रिलैक्स रखने के लिए और अपनी बॉडी पे कम वज़न एक्सपीरियंस करने के लिए वो क्या करता है, अपनी खास पोजीशन को मेंटेन रखता है, और उसी पोजीशन की वजह से क्या होता है कि उसकी स्पाइन जो है वो सारी की सारी खराब भी होती है। अक्सर जो मोटे बंदे होते हैं थोड़ा बहुत आगे की तरफ झुक के, थोड़ा बहुत पीछे से कर्व उनका बहुत ज़्यादा बन रहा होता है, इससे उनकी स्पाइन का सारा सत्यानाश हुआ हुआ होता है अक्सर। reduce the range of the motion of the entire spine and the pelvic, and आप यहाँ पे कह रहे हैं कि जब की वजह से आपकी रेंज ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, उसी तरह आपकी जो स्पाइन और पेल्विक है वहाँ पे भी आपकी रेंज ऑफ मोशन अफेक्ट होगी ओबेसिटी की वजह से, क्योंकि बीच में फैट होगा, आप पूरी रेंज नहीं कर पाओगे। अब जो 20 इंडिविजुअल है ना उसमें क्या होगा कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, और इस वजह से उनकी जो लंबर लोडोसिस है वो भी ज़्यादा होने लग जाती है। अब एंटीरियर पेल्विक टिल्ट और जो इंक्रीज लोडोसिस है वो आल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग द रनिंग एज कम्पेयर टू वॉकिंग रनिंग के दौरान आप की तरफ बहुत फॉरवर्ड हुए होते हैं, तो उस दौरान जो आपकी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है वो रनिंग के दौरान भी ज़्यादा होती है, लोडोसिस भी एज कम्पेयर टू द वॉकिंग।
तो इसे बता लें कि किन किन कंडीशंस में ये ज़्यादा होती है।